नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। अब बढ़ेंगे खबरों की तरफ। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को रायबरेली में कथित तौर पर पीट कर हत्या किए गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहाँ आया हूँ। अपराध इस परिवार ने नहीं किया है, अपराध इनके खिलाफ किया गया है और लग ऐसा रहा है कि ये लोग अपराधी हैं। इन्हें घर में बंद रखा गया है, इन्हें डराया जा रहा है और ये लोग केवल न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, हम केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की जी, आधा घंटा बातचीत की जी। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो ज़रूरी बात नहीं। मेरा सुनिए, वो ज़रूरी बात नहीं। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो ज़रूरी बात नहीं। ज़रूरी बात ये है कि अपराधी नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि यूपी पुलिस अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस नीति में ये है कि अपराधियों के मन में डर हो और नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव हो। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि अपराधियों के प्रति लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए। डीजीपी ने यूपी में हुए एनकाउंटर्स के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि जैसे बरेली में दिशा पाटनी के घर आकर डर फैलाने की नीयत से फायरिंग करने वालों के 2 दिन के अंदर पता लगाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, अपराधियों ने पुलिस पर फायर किया तो जवाबी फायरिंग में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अपराधी सिर्फ डर फैलाने की नीयत से कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं। घटना के 20 दिन के अंदर सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अपराधियों को आजीवन कारावास तक दिलाया गया। तो हमारे सामने उद्देश्य बहुत क्लियर है कि अपराधियों और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। इसके लिए जो भी कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको करती है, उसको अंजाम पे लाती है। और इसी कारण से अभी एनसीआरबी के वर्ष पिछले साल के डाटा भी रिलीज हुआ है, जिसमें जितने भी जघन्य अपराधों के हेड हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सभी में बहुत अच्छी स्थिति है। हत्या जैसे मामले में जिसके बारे में ये मानना है, जो सही मानना है कि न तो इस अपराध को छुपाया जा सकता है, ना इस अपराध को कम किया जा सकता है, ऐसे अपराध में भी उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों के मुकाबले 30वें स्थान पर उत्तर प्रदेश में इस अपराध की दर है। ये यूपी के हमीरपुर जिले में सरकार के निर्देशों पर स्वदेशी उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए बिक्री बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा एक स्वदेशी मेले का आयोजन चौरा देवी मैदान में किया गया है। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मेले में हाथ से बने स्वदेशी सामानों की दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें दीपावली त्यौहार को लेकर स्वदेशी उत्पाद के तहत कच्ची मिट्टी से बने बर्तन और सजावट के सामानों को रखा गया है। वहीं स्वदेशी कपड़ों सहित स्वदेशी खाने की वस्तुओं के भी स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में स्वदेशी अभियान के तहत स्थानीय लोग का बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। स्वदेशी मेले को लेकर लोग यहां पर लगे हुए स्टॉलों में सामान खरीदने पहुंच रहे हैं और स्वदेशी मेले का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर स्वदेशी सामान अपनाना और देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना को जागृत करना है। दीपों के पर्व दीपावली पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले मिट्टी के दियों से दीप जलाए जाते थे, जिसमें सरसों के तेल और बाती से जहां घरों की रौनक बढ़ाई जाती थी, तो दूसरी ओर वातावरण भी उस दिए से निकलने वाले धुएं से शुद्ध हो जाता था। लेकिन अब समय परिवर्तन के साथ लोगों में आधुनिकता प्रवेश हो चुकी है और लोग अपने घरों में मिट्टी के दीपों की जगह चाइनीज झालरों से सजाने लगे हैं।
जिससे धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन एवं दिए बनाने वाले कुम्हारों का परिवार सिमटने लगा है। हालांकि सरकार ने भी कई योजनाएं लाकर उनको जीवित रखने का प्रयास किया है, लेकिन ये योजनाएं जहां भी पहुंची हैं वहां परिवार अब सिमट कर रह गया है। सिद्धार्थनगर जिले के ही चिल्हिया में कम से कम 15 से 20 कुम्हारों का परिवार, जिनका व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाना है, लेकिन चाइनीज के सामानों ने जैसे उनकी कमर ही तोड़ दी हो। चित्रकूट जिले के वित्तीय खजानों पर सरकारी लुटेरों का बड़ा खेल खेला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कोषागार से वर्ष 2017 से 2025 तक लगभग 50 करोड़ की रकम की उठापटक पेंशनर शिक्षकों से साठगांठ कर दलालों और अफसर और बाबुओं की मिलीभगत से पेंशनर के खाते पर बड़ी धनराशि भेजकर उस धनराशि में आपसी बंदर बांटकर 2017 से अब तक लगाया जा रहा था। सरकारी राजस्व को चूना और अब आम जनता के पैसों पर चल रहा था बड़ा खेल। ऑडिटर ने ट्रांजैक्शन का बड़ा जखीरा पकड़ा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है। मातहतों के कसे पेच और जल्द ही कार्यवाही के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं ये मामला बेहद संदिग्ध है और ट्रेजरी के लिपिक समेत तकरीबन 95 खातों को सीज कर दिया गया है। एफआईआर जनपद के लगभग 3000 पेंशनर हैं, जिनकी खातों की भी सीजनिंग हो सकती है और 2017 से चल रहे इस बड़े खेल में सरकारी अमले में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मां ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हुए अपने ही बेटे को अपहरण की झूठी कहानी रचकर अपने पिता से फिरौती मांगी है। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से पूरा मामला खुल गया है और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। महिला ने अपने ही बेटे के अपहरण का झूठा नाटक रचा था ताकि अपने पिता से पैसे वसूल सके। बच्चे को सुरक्षित परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है और महिला के खिलाफ कार्यवाही अभी जारी है। थाना मोहम्मदपुर पैसा की एक महिला कल अपने 10 साल के बच्चे के गायब होने और अपहरण करने के संबंध में एक जानकारी, एक सूचना मोहम्मदपुर पैसा पुलिस को दी थी और इसमें एक गुमशुदगी भी लिखी गई थी, बच्चे की गुमशुदगी वहाँ पे थाने में। और जब बच्चे की तलाश की गई तो पता लगा वो बच्चा जिसको अपहरण वो बता रही थी उसकी माँ, स्वयं की माँ, वो बच्चा उसी घर में अपने घर में ही मौजूद मिला, एक कमरे में बंद था। और बच्चे से जब बातचीत की गई तो पता लगा उसकी माँ ने ही उसको कमरे में बंद किया था, उसको खाना वगैरह भी दिया था और कहा था तुम इसी घर में कमरे में ही रहना। बाद में पता लगा इस महिला ने ही ये पूरा ड्रामा रचा था और अपने पिता से 1 लाख रुपए उसको ज़रूरत थी, चाहिए थी। अपने पिता से 1 लाख रुपए लेने के लिए इस तरह से पूरी कहानी उसने बनाई थी। महिला को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के मंजनपुर नगर पालिका में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बन रहे मुख्य चौराहे पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों पर सरकारी धन की लूट का गंभीर आरोप सामने आया है। वहीं मंझनपुर के मेन चौराहे पर बन रहे कलश चौराहा की कुल लागत 45 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें सिर्फ कलश की कीमत ही करीब 13 लाख रुपए दिखाई गई है, जबकि जाली पत्थर और पोल लाइट पर लगभग 32 लाख रुपए खर्च दर्शाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारियों ने अपने करीबियों को टेंडर देकर भारी कमीशनबाजी की है। बताया जा रहा है कि इस काम में लगभग 40% तक कमीशन लिया गया है। नगरवासियों का कहना है कि इतने बड़े खर्च के बावजूद निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है और काम में मानक नियमों की अनदेखी की गई है। लोगों ने शासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है ताकि नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जा सके। स्थानीय नागरिकों की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही हो और अधिकारी कैमरा के सामने बोलने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। 45 लाख रुपए अबव की कीमत से ये चौराहे का सुंदरीकरण हो रहा है, जिसमें ये जो कलश लगाया जा रहा है 14 लाख रुपए अबव का कलश है और 32 लाख रुपए के आसपास का ये सुंदरीकरण लाइट का और हो रहा है।
पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। नगर में जहाँ भी काम हो रहे हैं हर जगह भ्रष्टाचार है। नाला में 1-1 फीट पे दूरी पे सरिया लगाई जा रही है, 40-40% कमीशन लिए जा रहे हैं और बताया जाता है कि हम ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष करेंगे और कौन करेगा? क्या नाम है? पंकज कुमार। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर चलती हुई बस से की छत पर आग लग गई है और बस के ऊपर रखा यात्रियों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। बस में सवार यात्रियों ने जैसे तैसे अपनी जान को बचाया है। आग हादसे में कोई हताहत की सूचना नहीं है और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। ये बस लुधियाना से आगरा की ओर जा रही थी। वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर ये आग की घटना हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बस ने भीषण आग लग गई है और आग में सभी यात्रियों का सारा ऊपर रखा हुआ सामान भी जलकर खाक हो गया है। यात्री अपने अपने सामान को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलती हुई बस में यह की घटना हुई है। ग्रेटर नोएडा की ये खबर सामने आ रही है। पीलीभीत में एक सड़क हादसा हो गया है। शिमला से नेपाल जा रही एक बस अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई है। हादसे में बस में सवार कई मजदूर घायल हो गए हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बस में करीब 65 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर मजदूर शामिल थे जो शिमला से अपने घर नेपाल को लौट रहे थे। हादसे में घायल 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस मोड़ पर तेज रफ्तार में थी, तभी चालक का नियंत्रण खो गया है और वाहन सीधे खाई में जा गिरा है। बस सवार लोग बाहर निकाले गए हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर होने पर अस्पताल लाया गया है, बल्कि बाकी दूसरे साधन से वो नेपाल चले गए हैं। श्रावस्ती में सड़क हादसों का कहर देखने को मिला है, जहां पर सिर्फ 24 घंटे में 3 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान ले ली है। कई लोग घायल हो चुके हैं और अब 24 घंटे में 3 सड़क हादसों को लेकर यातायात व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पहला हादसा गिलौला में हुआ था, जहां तेज रफ्तार कार ने 6 वर्षीय मासूम को रौंद दिया था, जिसमें मौके पर मासूम की मौत हो गई है और चालक भी फरार हो गए हैं। भिनका लक्ष्मणपुर मार्ग पर बाइक फिसलने से युवक की मौत हो गई है और दूसरा घायल हो गया है। इकोना बाईपास के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान ट्रक ने 3 भाइयों को कुचला है और एक की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। लगातार बढ़ते हादसों से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्यवाही और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। नौबंथरा इलाके में 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों हिरानी निवासी राजेंद्र उर्फ पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और मौके से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और एसीपी कृष्णानगर विकास पांडे ने बताया है कि आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी थी। देर रात पुलिस को सूचना मिली है कि आरोपी भटगांव के पास मौजूद है और भागने की फिराक में है। इस सूचना पर बंथरा पुलिस की टीम ने आरोपी बाबू की घेराबंदी कर ली है और पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग कर दी है। जवाब में पुलिस ने उस पर गोली चलानी पड़ी है और उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभी 2 आरोपी छोटू और विशाल भागे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी पर डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। दिनांक 11 अक्टूबर को देर शाम थाना बंथरा पुलिस को एक लड़की का कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना मिली थी। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर 8 घंटे में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को मुठभेड़ के बाद एवं दूसरे को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बाकी वांछित लोगों को 25,000 का इनामिया घोषित कर दिया गया था। आज भटगांव पांडे गांव के पास में जब पुलिस विकेट लगा के चेकिंग करी तभी एक संदिग्ध व्यक्ति वहां से भागने लगा। पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस ने फायरिंग करी तो उसके पाँव में गोली लग गई। इसमें जिस व्यक्ति को घायल हुआ है उसका नाम उसने बाबू कश्यप बताया है। ये बंथरा क्षेत्र का ही रहने वाला है और ये उपरोक्त घटना का नामजद वांछित था।
इसके पास से हमको एक जिंदा कारतूस, कुछ खोखे कारतूस और 315 का तमंचा बरामद हुआ है। घायल को अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में कैब ड्राइवर से कार लूट और उसकी हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। घायल हालत में बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं कैब चालक की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। फिलहाल घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं मुठभेड़ की ये पूरी घटना थाना पुवाया क्षेत्र की बड़ा गांव के पास हुई है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि 8 अक्टूबर को कैब ड्राइवर अवनीश दीक्षित की कार लूटने के बाद उसकी हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाश दानिश वहां से निकल भागा है। और मुखबिर से ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि बदमाश दानिश पुलिस से बचने के लिए नेपाल भागने की फिराक में है। दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमा अपराध संख्या 739/25 में हत्या के अपराध में वांछित दानिश पुत्र ताहिर, थाना काठ, जनपद शाहजहांपुर, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार शाहजहांपुर हाईवे द्वारा नेपाल भागने की फिराक में है। उक्त सूचना पर पुवाया पुलिस द्वारा बड़ा गांव के पास हाईवे पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोका गया तो उस पर सवार बदमाश ने पुलिस पे जान मारने की नियत से फायरिंग की। फायरिंग की जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायर किया, जिसमें उक्त बदमाश को पैर में गोली लगी। अभियुक्त की पहचान की गई है। उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उपचार हेतु अभियुक्त को जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके खूनी भेड़िए का आखिरकार अंत हो चुका है। वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने मझारा तकौली गांव के भिरगुपुरवा क्षेत्र में की गई कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इस खूनी भेड़िए को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद भेड़िया कुछ दूरी तक भागा है और फिर घाघरा नदी के कछार में जा गिरा है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भिरगुपुरवा गांव है, उसके बगल में उसको हैबिटेट है। उसमें एक नर भेड़िया को हम लोग मार दिया। टोटल 6 लोग का डेथ हुआ, 29 लोग का घायल किया लास्ट 1 मंथ में। टोटल 4 भेड़िया था। वो भेड़िया में वो ऑलरेडी 28 को एक को मारा, आज के ऊपर एक घायल होके वो भी मिसिंग है। उसको बॉडी भी नहीं मिला, हमारा ड्रोन्स में भी नहीं आ रहे। एक घायल होके अभी घूम रहा है। टोटल 30 टीम है, वो पूरा एंटायर जोन का टीम है। इसके अलावा हमको अलग अलग काम के लिए टीम है, उसमें ट्रैकिंग के लिए ट्रैंकुलाइज करने का, फिर ड्रोन का अलग टीम है, फिर उसको फायरिंग स्क्वाड अलग टीम है। ऐसा 5 टीम अलग रखा है। बिजनौर में मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। इसके तहत महिलाओं संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं जागरूक करने के लिए जनपद में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें पीड़ित महिलाओं ने शिकायत करने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जन सुनवाई में 21 महिलाओं ने उपस्थित होकर शिकायती पत्र दिए हैं, जिनमें घर निर्माण, पेंशन योजना, पारिवारिक विवाद आदि रहे हैं। जनपद भर के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई है। देखिए, आज हम यहाँ जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है और यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात की जाती है। और मैं चाहती भी हूँ कि कोई महिला परेशान ना हो, जिसकी जो समस्या हो उसका हम संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसका निस्तारण कर सके, और हम कर भी रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, आज 20 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें मकान से संबंधित, पेंशन से संबंधित, दहेज से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां जिले के कुछ गांव में इन दिनों प्रतिबंधित मछलियों के अवैध पालन का कारोबार खुलेआम चल रहा है। इस अवैध धंधे में मछलियों को खिलाने के लिए तालाबों के आसपास वेस्टेज मीटर का ढेर लगा दिया जाता है, जिससे मक्खी, मच्छर और जंगली जानवर की भरमार हो जाती है, जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। पूरे मामले की कई
मत्स्य विभाग और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि कारोबार पर चुप्पी साधे बैठे हैं और कारोबारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अधिकारी इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रतिबंधित मछलियों के पालन पर रोक नहीं लगाई गई और वेस्टेज मीट का उपयोग बंद नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।